हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। मैं हूं योगेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर। स्टूडेंट्स, in previous video we were discussing about basic accounting terms. Today also we are going to discuss some more basic accounting terms, very important basic accounting terms. Today we are going to discuss. In previous videos we discussed trade discount, cash discount, balance sheet, what is the period of balance sheet. Today we are going to discuss cost of goods sold, a very very important term, and some more basic accounting terms we are going to discuss. Let's start. First of all, we will talk about cost of goods sold. What is cost of goods sold? Cost of goods sold means direct cost. अगर हम बहुत बड़ी डेफिनेशन, बहुत बड़ी चीजें दिमाग में न रखकर केवल इतना दिमाग में रख लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक डायरेक्ट कॉस्ट है, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी इस इनिशियल स्टेज पर, लेकिन जब आप अकाउंट को आगे बढ़ोगे, फाइनल अकाउंट जब आप बनाओगे, तब इस चीज को क्वेश्चन करते हुए आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, कि इसको हमने एक लाइन में पढ़ लिया, डायरेक्ट कॉस्ट। अगर इसे हम इस तरह से न पढ़ें तो हम जैसे सब लोग रखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीज आती है, सेल आती है, परचेज आती है, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, ऑल द थिंग्स यू विल ऑल्सो क्रैम, आप लोग भी रटेंगे। लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ने से आप ट्रेडिंग अकाउंट, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इजी तरीके से बना पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज दिस? Cost of goods sold is the direct cost attributable to the production of goods sold. जो हम गुड्स बेच रहे हैं, जो गुड्स हम बना रहे हैं, उसमें जितनी डायरेक्ट कॉस्ट लगती है वो सब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर मान लीजिए हम सर्विस सेक्टर में हैं, तो जो सर्विस हम देते हैं उस सर्विस को देने में हमारी जो कॉस्ट लगती है वो डायरेक्ट कॉस्ट, वह है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रूप में हम देखते हैं उसे। फ्रेंड्स, अगर मैं इसे एक फॉर्मूले के रूप में कहूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो यह ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है, इट इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम बात करते हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। हमारी पूरी अकाउंटिंग में तो हम यही बात करने वाले हैं। तो डेबिट, एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स। जब हम डेबिट की बात करते हैं तो पहले यह समझाना जरूरी है कि डेबिट के अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो लेफ्ट साइड है वो हमारी डेबिट साइड होती है, द लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। अकाउंट के दो साइड, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अभी आप लोगों ने इस स्टेज पर अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, तो अभी आप ये मान करके चलिए एक टी शेप में बनता है अकाउंट, और जो लेफ्ट साइड है हमारी वो डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। इफ अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यदि हमें अकाउंट को डेबिट करना है, देन द एंट्री इज टू बी पोस्टेड इन डेबिट साइड। अगर हमें अकाउंट को डेबिट करना है तो हमें एंट्री कहां पोस्ट करनी होगी? डेबिट साइड। अगर मैं एग्जांपल लेकर के बात करूं, सपोज करिए राम को आपने माल बेचा, या मैं और थोड़ा सा इसे आसान बनाता हूं, आपने नगद माल बेचा। इसकी जनरल एंट्री जब आप बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो ये डेबिट साइड में ही हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई अकाउंट
if account is to be debited, then it is to be posted in debit side. It is derived from an Italian word debito. एक वर्ड है डेबिटो, उसी से इसको लिया गया है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्रेडिट की। तो क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्रेडिट राइट साइड होती है अकाउंट की। इफ एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, अगर एक अकाउंट क्रेडिट होना है, देन द एंट्री इज पोस्टेड इन क्रेडिट साइड। जैसे अगर अकाउंट कोई डेबिट होना था तो एंट्री कहां पोस्ट होती है? डेबिट साइड में। अगर क्रेडिट होना है कोई अकाउंट तो उसकी एंट्री कहां पोस्ट होगी? वो होगी क्रेडिट साइड में। अगर मैं अपने इसी एग्जांपल को जो अभी अभी मैंने दिया वापस से लूं तो वहां सेल अकाउंट था, क्रेडिट हुआ तो उसकी जो एंट्री होगी जब हम पोस्टिंग करेंगे, जिसे हम लेजर की पोस्टिंग भी कहते हैं, वो क्रेडिट साइड में ही होगी। एक अकाउंट जो डेबिट होना है उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में, एक अकाउंट जो क्रेडिट होना है उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज टू मच इंपॉर्टेंट, depreciation is too important that you will come to know about this depreciation when you will go at another level. आपके लिए ये depreciation एक चैप्टर के रूप में भी है, आपको ये पढ़ना है, 11th क्लास में भी पढ़ना है। कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी और उस एसेट को आप यूज कर रहे हैं, तो क्या जितने की खरीदी आज उतनी की रहेगी वो? द आंसर इज नो। उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। तो बस उस वैल्यू में कमी को ही हम डेप्रिसिएशन कह रहे होते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज ए फॉल, गिरावट है ये इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू में गिरावट को हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, सच एज यूजेस ऑफ एसेट्स। आप एसेट को यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि सर ये लो हमने नई एक मशीन खरीदी, हमने बाइक खरीदी, आप लोग बाइक तो अक्सर चलाते हैं और खरीदते हैं, आपने बाइक खरीदी, आप कह रहे हैं कि सर हमने जैसी शोरूम से लाए थे ऐसे के ऐसे ही रख दी अपनी, उसको यूज ही नहीं किया सर, फिर तो उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, होती है उसकी वैल्यू भी कम। जैसे जैसे समय गुजरेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए लिखा केवल एक रीजन नहीं, यूजेस ऑफ एसेट नहीं, एफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब समय गुजरने के साथ। और फिर ऑब्सोलेसेंस, कोई एसेट आपकी प्रचलन से बाहर हो जाए, तब भी प्रचलन से बाहर होना मतलब एक एसेट आपने खरीद, सपोज करिए आप टाइपराइटर यूज करते थे, अभी तो टाइपराइटर का जमाना चला गया, अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो आप टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से या और किसी वजह से, किसी और एडवांसमेंट की वजह से अगर आपका कोई एसेट प्रचलन से बाहर होगी तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाएगी क्या? यस, क्योंकि उसको लोग खरीद ही नहीं रहे, तो उसकी कीमत उस वजह से भी कम हो जाएगी। ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट, आप कोई मिस्टर एक्स ने मान लीजिए एक गाड़ी खरीदी और मिस्टर एक्स गाड़ी लेकर के आए, 2 दिन बाद ही एक्सीडेंट हो गया, 20 लाख की गाड़ी थी, अब उसे वो बेचना चाहे तो क्या 20 लाख की बिक जाएगी? नहीं, ना तो अभी समय गुजरा है, ना यूज हुई है वो, ना प्रचलन से बाहर हुई है, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब एक्सीडेंट एक कारण रहा, उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। तो मैंने सारे कारण आपको डिफाइन कर दिए हैं। डेप्रिसिएशन इज जस्ट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अब मैं इसे टेक्निकली अगर बोलना चाहूं तो डेप्रिसिएशन इज जस्ट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बेस्ड ऑन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हम जितने की कोई एसेट खरीदते हैं उसकी जितनी यूजफुल लाइफ है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी कॉस्ट का जस्ट बंटवारा करते हैं, बांट देते हैं उसकी कॉस्ट को, यही डेप्रिसिएशन है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। अब ये 10 लाख की मशीन आपने खरीद तो ली, लेकिन इसकी लाइफ सपोज करिए 10 ही साल है मान लो, तो आप एक बात बताओ, क्या 10 के 10 लाख रुपए इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लोगे? द आंसर इज नो। तो फिर कितना चार्ज करें? तो एक बेस लेकर के आप उसका बंटवारा कीजिए, 10 लाख रुपए में से कितने इस साल चार्ज कर लें।
एलोकेट करते हैं कुछ कॉस्ट को, यही डेप्रिसिएशन है। यही लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज जस्ट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बेस्ड ऑन इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। 10 साल चलेगी तो 10 लाख की कीमत को 10 साल में बांट दो, बस इस साल के हिस्से में जितनी आएगी उतना इस साल में डाल देंगे, बाकी धीरे धीरे चार्ज करते रहेंगे। और फिर से वही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि अगर किसी वजह से ये 10 साल में बटेगी तो हम अपनी मर्जी से ही अपने हिसाब से बांटते हैं कुछ नहीं जी, मेथड्स हैं, इसके अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन पॉपुलर मेथड जो हम एक्टिवली यूज करते हैं, हमारे प्रैक्टिकली यूज होते हैं, वो 2 बड़े मेथड हैं। और वो कौन से हैं? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक WDV, या पूरा नाम इसका रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। ओके, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड कह लीजिए या WDV कह लीजिए, और स्ट्रेट लाइन कह लीजिए, या शॉर्ट में इसे एक नाम दिया हुआ SLM। अगर आप SLM मतलब इनिशियल ले लेंगे इसके तो भी सब समझ जाएंगे, सब समझते हैं इस बात को। SLM व्हाट डज इट मीन, सब समझते हैं SLM मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहां इस बात को मैंने दिखाया है, देयर आर मेनी मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन बट मोस्ट पॉपुलर, कन्वीनियंट एंड यूज्ड प्रैक्टिकली आर 2 मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आई थिंक मेरी बात आपकी समझ में आ गई है। ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे। मैं बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स उसमें मैं दूंगा कि कौन कौन सी ज्यादा आती हैं आपके एग्जाम में। जितनी मैंने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई हैं अभी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और भी छोटी छोटी सी हो सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा आपको अकाउंट समझने के लिए जरूरी थी मैंने वो सब अपनी वीडियोस में बना दी हैं। अगर आप पहली वीडियोस नहीं देख पाए, इसमें कुछ वीडियोस का मैं लिंक भी दे दूंगा, आप पीछे जाकर के उसको देख लीजिए, पहले पार्ट्स को देख लीजिए, डिटेल डिस्कशन आपको उसका मिल जाएगा। लेकिन वो अकाउंट समझने के लिए मैंने इतनी सारी टर्म्स, बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग समझाई हैं, लेकिन जो अकाउंट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आती हैं, एक वीडियो में उसको लेकर के भी बनाऊंगा। एक वीडियो बहुत जल्द मैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से एग्जाम में होते हैं उसको लेकर के भी मैं बनाने वाला हूं। तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, मैं आपको बताते रहूंगा। यू डोंट वरी। आपको यदि वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, डिटेल पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।